Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 26th of February 2022. तो गाइज आज है तारीख 26 फरवरी 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। और इन सभी चीज़ों को आप लोग एक साथ यहाँ पर एक्सेस कर पाओगे, तो इसको जाकर इसीलिए ज्वाइन कर लेना। नाउ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है ब्यूफोर्ट सी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के पास में आपको कौन सा एरिया देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए सुमात्रा, ऑप्शन बी बोर्नियो, ऑप्शन सी जावा या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। देखो अभी भी इसका आंसर नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, वीडियो के लास्ट में भी मैं आप लोग को इसका करेक्ट आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर यह हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल। अगेन यहाँ पर आपको पता होगा दुनिया भर में एक इशू के बारे में चर्चा हो रही है, वो है रशिया और यूक्रेन का डिस्प्यूट। तो रशिया यूक्रेन का डिस्प्यूट लगातार बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा जो रशिया वो लगातार अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। कल ये दूसरा दिन था, लगातार अटैक होते रहे हैं। उसी को लेकर एक अपडेट है कि जो यूक्रेन की कैपिटल है केव, उसके ऊपर काफ़ी सारे मिसाइल्स बरसाए गए हैं। प्लस यूक्रेन आज के टाइम पर अपने आप को काफ़ी अच्छे तरीके से डिफेंड भी कर रहा है। हालांकि बहुत सारे लोगों की जान भी गई है इस पूरे डिस्प्यूट्स के अंदर, ये यहाँ पर बताया गया। अगर हम लोग बात करें तो रशियन मिसाइल्स काफ़ी तेज़ी से बरसाई गई हैं यूक्रेन की कैपिटल कीव के ऊपर फ्राइडे में। साथ ही साथ काफ़ी सारी जो फैमिलीज़ हैं, मैं आपको बता दूं कल भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं यूक्रेन के अंदर उनको यहाँ से हटाया गया, जो आसपास की कंट्रीज़ हैं यूक्रेन के वहाँ पर भेजा गया। और एग्जैक्टली एक चीज़ और मेंशन थी वहाँ पर, वो ये थी कि जो फैमिलीज़ हैं उनके अंदर जो फीमेल हैं या फिर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ही भेजा गया, बट जो मेल हैं उनको यूक्रेन में ही रुकने के लिए बोला गया। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। साथ साथ क्या बताया गया, रशिया ने क्लेम कर दिया है कि जो होस्टोमल एयरफील्ड है उसको कैप्चर कर लिया है रशिया ने, और भी बहुत सारे एरियाज़ को कैप्चर कर लिया है रशिया ने इस पूरे डिस्प्यूट के अंदर। और फिर उसके बाद बताया गया ये जो सिटी है पूरे डिफेंसिव फेस में सब अपना बचाव कर रहे हैं, सब यहाँ पर आज के टाइम पर एक तरीके से मतलब लड़ रहे हैं रशिया से। ये हम लोग देख पा रहे होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर आप देख पाओगे शेल्टर ले चुके हैं, मेट्रो स्टेशंस के अंडरग्राउंड यहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ से बचाव किया जा रहा है। साथ ही साथ और क्या बताया गया कि अगर हम लोग बात करें जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने यहाँ पर इन्वेजन तो लॉन्च कर दिया, बट उसके बाद यहाँ पर देखोगे जो यूक्रेन है, यूक्रेन ने अपने आप को काफ़ी डिफेंड किया है। और यूक्रेन के ऑफिशियल ने यहाँ पर बताया भी है, यूक्रेन की जो ट्विटर हैंडल्स वगैरह हैं वहाँ पर भी ये चीज़ें मेंशन्ड है कि यूक्रेन ने भी काफ़ी सारे रशियन एयरक्राफ्ट को गिराया है। ठीक है, तो रशियन एयरक्राफ्ट को गिराया है यूक्रेन ने, और यूक्रेन ने भी काफ़ी सारे जो सोल्जर्स हैं वो मारे हैं, कहाँ के, रशिया के, ये हम लोग देख पा रहे हैं। तो यूक्रेन भी आज के टाइम पर अपने आप को डिफेंड कर रहा है, एग्जैक्टली आप इससे समझ सकते हो। ये तो हमने समझा कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है। फिर उसके बाद और क्या बताया गया, देखो यूरोपियन यूनियन की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर अग्री किया है कि जो व्लादिमीर पुतिन के यहाँ पर एसेट्स हैं तो उन सबको फ्रीज कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो देखो ज़्यादातर कंट्रीज़ फोकस यही कर रही हैं कि व्लादिमीर पुतिन को जैसे तैसे रोका जाए, ये इस इन्वेजन को रोका जाए। और एक मेजर फोकस ये भी है कि अगर नहीं रुक रहा है तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएँ। और रशिया के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे सैंक्शंस लग चुके हैं, लगातार कंट्रीज़ आ रही हैं और वो भी यहाँ पर काफ़ी सारे सैंक्शंस को लगा रही हैं। और इसी में यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन आती है कि यूरोपियन यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने बोला कि जो व्लादिमीर पुतिन के
यूरोपियन एसेट्स उनको फ्रीज कर दिया जाएगा, उनको भी जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हुआ। फिर उसके बाद जैसा आप लोगों को ये भी दिख रहा है कि जो इशू है ये दुनिया भर में चर्चा में है और लगातार न्यूज़पेपर्स के अंदर इन्हीं आर्टिकल को कवर किया जा रहा है। और आज भी पूरे न्यूज़पेपर के अंदर पेज नंबर 8, पेज नंबर 6, पेज नंबर 11, पेज नंबर 12, पेज नंबर 13 सभी जगह पर आपको यही आर्टिकल देखने को मिलेगा। तो आगे मैं आपको जो जो नई नई इन्फॉर्मेशन होगी, जो हम पढ़ चुके हैं उसको नहीं, जो नई नई इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बताता रहूँगा क्या क्या अपडेट है यहाँ पर। फिलहाल एक छोटा सा अपडेट ये था। उसके साथ साथ यहाँ पर एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये देखने को मिलेगी कि देखो यूक्रेन के अंदर बहुत सारे भारत के स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। तो अभी यहाँ पर उनको लाया जा रहा है। हम लोग यहाँ पर ये एयरलिफ्ट कर रहे थे, हम लोग एयरप्लेन से उनको लेकर आ रहे थे, लेकिन अभी जो सिचुएशन है थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हुई है वहाँ पर। तो इसकी वजह से जो 470 इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको मूव करवाया गया रोमानिया की साइड में। ठीक है, यूक्रेन के साथ में, ये मतलब यूक्रेन से थोड़ा सा आप जाओगे आगे तो यूक्रेन के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, यूक्रेन के नीचे आप लोग देख पाओगे आपको रोमानिया देखने को मिलेगा, फिर उसके बराबर में पोलैंड भी देखने को मिलेगा, बेलारूस भी देखने को मिलेगा। तो अभी रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, ये जो कंट्रीज़ है यूक्रेन के जस्ट नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के अंदर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया ने यहाँ पर बेसिकली बात भी की है कि हम लोग अपने नेशनल्स को इवैक्यूएट करें और एक तरीके से यहाँ पे जो भी हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ से बचाया जाए। और जो पहला बैच है इंडियन स्टूडेंट्स का वो यहाँ पर यूक्रेन छोड़ चुका है और रोमानिया बॉर्डर की तरफ पहुँच चुके हैं ये लोग। ठीक है, तो अगेन दूसरी कंट्रीज़ में यहाँ पर ले जाया जा रहा है। और इंडिया की जो एम्बेसी है रोमानिया के अंदर, इनके साथ भी हम लोगों ने डिस्कशन वगैरह कर लिया है। और जो इंडिया की एम्बेसी है खासकर यूक्रेन के अंदर, ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि हम लोग यहाँ पर इवैक्यूएशन प्रोसेस को चालू कर चुके हैं और साथ ही साथ जितना कोशिश होगा, जितना जल्दी होगा, हम लोग सारे स्टूडेंट्स को ले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आज दोपहर तक बेसिकली जो ये न्यूज़ है ना ये बता रही है कि आज दोपहर तक ये काम किया जाएगा। 470 स्टूडेंट्स को यूक्रेन से हटाकर रोमानिया के थ्रू यहाँ पर आप कह सकते हो रोमानिया में एंटर करवा दिया जाएगा। और आसपास यहाँ पर और भी कंट्रीज़ हैं, पोलैंड है, हंगरी है, वहाँ तक यहाँ पर इन सारे स्टूडेंट्स को ले जाया जाएगा। क्योंकि अपने आप में इशू यह है ना कि लगभग अगर हम देखें तो यूक्रेन के अंदर लगभग 18,000 इंडियंस आज के टाइम पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो 18,000 अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है जिसको लेकर इंडिया भी काफ़ी कंसर्न है, क्योंकि इंडिया को अपने सिटीजन्स की सेफ्टी यहाँ पर काफ़ी हद तक प्रायोरिटी पे रखनी होगी, जो कि इंडिया आज के टाइम पर रखने के ऊपर कोशिश पूरी तरह से कर रहा है। क्लियर हुआ? तो ये पूरा आर्टिकल मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बता दिया क्या क्या इशू यहाँ पर चल रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर अगेन हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट है, लेकिन ये रशिया यूक्रेन का डिस्प्यूट नहीं है, यहाँ पर कुछ और है। देखो हुआ क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक पोस्ट बजट वेबिनार को एड्रेस किया। एक वेबिनार यहाँ पर ले रहे थे और इसका टाइटल है आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस सेक्टर। ठीक है, तो जो डिफेंस का सेक्टर है हमारा, उसमें हम लोग कैसे अपने आप को सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं, हम अपने कंट्री के अंदर खुद जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको बना सकते हैं, उसको लेकर एक वेबिनार था। और इसी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फ्राइडे में यहाँ पर बताया कि देखो आज के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे कंट्री का खुद का एक डिफेंस सिस्टम, एक रोबस्ट, एक मजबूत सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, और इसी के माध्यम से हमारे पास एक यूनिकनेस आएगी। ठीक है, एक अलग से हम लोग कुछ कर पाएंगे और हमारे पास सरप्राइज एलिमेंट्स भी होगा। और सरप्राइज एलिमेंट्स हमारे पास तब आएंगे जब ये जो डिफेंस इक्विपमेंट है हमारी कंट्री के अंदर खुद बनाया जाएगा। और साथ ही साथ इस साल का जो बजट है वो यहाँ पर बोलता है कि बहुत सारा पैसा खर्चा जाएगा डिफेंस सेक्टर के ऊपर। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च से लेकर डिज़ाइन, डेवलपमेंट और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, हर जगह पर पैसा खर्च जाएगा। और डिफेंस में अब की बार अगर हम लोग बात करें अब की बार का जो बजट आया है 2022-23 का, इसमें डिफेंस के लिए हमने थोड़ा सा इंक्रीमेंट रखा है और डिफेंस के लिए जो पैसा है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। तो मतलब एट द लास्ट अगर हम बात करें, एक द क्रक्स देखें तो प्राइम मिनिस्टर का कहना यह है कि हमारे कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के लिए डिफेंस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर खुद का एक बहुत बड़ा पकड़ होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया देखो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट वगैरह कर देता है। ये आपको पता है, हम लोग दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज है जैसे कि यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, इन सभी लोगों से डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज करते हैं। तो ये चीज़ें भी काफ़ी हद तक कम होती हुई नजर आएंगी। तो इसी को लेकर ये वेबिनार रखा गया था जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने फोकस किया है कि हम लोग अपने कंट्री के खुद के डिफेंस सिस्टम को ग्रो करें। और उसके लिए बजट जो है वो बजट भी काफ़ी हद तक हमारा आगे आज के टाइम पर उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है और वो भी काफ़ी हद तक पैसा खर्चा जाएगा हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आपने देखा होगा इसका हेडिंग क्या दिया है, सरप्राइज एनिमी विद इंडियन आर्म्स, मतलब भारत के खुद के डिफेंस इक्विपमेंट के साथ अपने दुश्मन को हम लोग सरप्राइज दें। ठीक है, नाउ आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है जो पाकिस्तान का नेशनल बैंक है, इसके ऊपर $55 मिलियन का फाइन मारा है यूएस ने। ठीक है, अब यहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी बेइज्जती भी करवाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा। अगर हम लोग ये देखें तो
रशिया यूक्रेन के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, ये रशिया में इसी समय पर जाते हैं, इनकी विजिट होती है। हालांकि कुछ लेके नहीं आते हैं, इनका मेजर गोल था, जैसे कि आपने देखा होगा रिसेंटली चाइना में गए, ठीक है, वहाँ से कुछ ना कुछ मिला है, क्योंकि कुछ ना कुछ मिलेगा तभी यहाँ पर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ पैसा मिला है, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर ये लोग अपना डेवलपमेंट करेंगे। तो अभी रशिया भी गए थे, कुछ उम्मीद रखी थी, बट यहाँ पर अभी रशिया गए थे, इन्होंने कुछ उम्मीद तो रखी थी कि हाँ व्लादिमीर पुतिन भी कुछ देंगे, बट अभी यहाँ पर एक पूरा का पूरा वॉर चल रहा है उधर, और यहाँ पर ये कुछ भी नहीं लेकर आए, खाली हाथ आए हैं पाकिस्तान। लेकिन जब पाकिस्तान आ ही रहे थे तो उसी बीच क्या हुआ, पाकिस्तान का नेशनल बैंक जो कि कहाँ पर है, इसकी जो ब्रांच है वो न्यूयॉर्क वाली ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो न्यूयॉर्क के अंदर इस वाले नेशनल बैंक की ब्रांच है, उसके ऊपर यूएस ने $55 मिलियन का फ़ाइन मारा है, बहुत ज़्यादा तगड़ा फ़ाइन मारा है, ठीक है। हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इन्होंने फ्राइडे में खुद यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि एक एग्रीमेंट हुआ, एक एग्रीमेंट तक पहुँचे जहाँ पर यूएस के रेगुलेटर्स ने यहाँ पर बोला है और एक तरीके से उन्होंने फ़ाइन इम्पोज कर दिया है न्यूयॉर्क वाली ब्रांच के ऊपर। $55 मिलियन का ये फ़ाइन यहाँ पर लगाया गया है और इसी की वजह से जो यहाँ पर इनके शेयर वगैरह हैं वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, 7% का ड्रॉप देखने को मिला है, ठीक है। तो आप खुद कह सकते हो कि मतलब पाकिस्तान यार क्या बताएं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे और क्या क्या मेंशन किया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, देखो बोला गया कि मनी लॉन्ड्रिंग का यहाँ पर आपको केस देखने को मिलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग एग्जैक्टली अगर हम बात करें मोटा मोटा, तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स हैं उनका वायलेशन क्या है, उनका हनन क्या है, इसी वजह से इस बैंक के ऊपर ये अमाउंट, ये फाइन लगाया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर यूएस का स्टेटमेंट निकल कर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग पाकिस्तान की आज के टाइम पर कंडीशन देखें तो FATF दैट इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर ऑलरेडी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर, आपको पता है वही मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से। लेकिन अभी भी यहाँ पर देखो होना ये चाहिए था, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट के अंदर होना चाहिए था, क्योंकि जो ये FATF है ये 2 लिस्ट मेंटेन करके चलता है, आपको पता है, एक ग्रे लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे पाकिस्तान को होना तो ब्लैक लिस्ट में चाहिए था, अभी यहाँ पर इसका बीच बचाव हो जाता है, चाइना बचा लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अभी फिलहाल ग्रे लिस्ट के अंदर है, ठीक है, एक तरीके से वार्निंग लिस्ट होती है। तो अभी मैं आपको FATF के बारे में बताऊंगा, डोंट वरी। तो अभी क्या यहाँ पर इस चीज़ को भी रिव्यू किया जाएगा, फिलहाल तो अभी ऐसा लग नहीं रहा कि अभी कुछ जल्दी यहाँ पर FATF के अंदर पाकिस्तान को हम लोग ब्लैक लिस्ट में डालें, कुछ टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी भी कंसर्न यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ रूल्स हैं जिनको वॉयलेट किया है। तो देखो होपफुली कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली ऐसा आने वाले टाइम पर ज़रूर होगा कि जो पाकिस्तान है वो भी FATF की ब्लैक लिस्ट में ज़रूर आए, ठीक है। फिलहाल ये इशू क्या था, मुद्दा क्या था, मैंने आप लोगों को बता दिया। और उसके बाद यहाँ पर देखो इस पूरे आर्टिकल में 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर FATF हुआ, ठीक है, उसके बाद ये मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, दोनों का मतलब समझ लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। पहली चीज़ यहाँ पर FATF के बारे में अगर हम बात करें, ये आपको सब जो इन्फॉर्मेशन है विकीपीडिया पे मिल जाएगी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बात करें तो एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको बनाया गया था 1989 में, जब G7 समिट चल रहा था पेरिस के अंदर, तब इस बॉडी को बनाया गया। बाय द वे G7 के अंदर कितनी मतलब कंट्रीज तो शायद 7 ही हैं, कौन कौन सी हैं नीचे कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिखना, काफ़ी लंबे समय हो चुका है, देखें कौन कौन रिकॉल कर पाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया ये जो FATF है, ये जो बॉडी बनाई गई थी, इसका मेजर मकसद, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट किया जाए, ठीक है, साथ साथ टेरर फाइनेंसिंग को कॉम्बैट किया जाए, क्योंकि आतंकवाद कैसे बढ़ रहा है, फाइनेंस वगैरह मिल रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है उनके पास, तो उसको रोका जाए। साथ ही साथ और भी बहुत सारे थ्रेट्स जो कि हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को हिट कर रहे हैं, तो उन सारे थ्रेट्स को भी रोकने का काम करता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दैट इज़ FATF, ठीक है। उसके साथ साथ FATF के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो इसका सेक्रेटेरिएट आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हेडक्वार्टर्स में ही, जो कि पेरिस में स्थित है। और FATF की मेंबर कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो करेंटली 39 मेंबर्स इसके अंदर, तो यहाँ पर आप देख पाओगे यूरोपियन कमीशन हुआ और इसके बाद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हुआ, साथ साथ इंडिया भी यहाँ पर FATF का मेंबर है, ठीक है। अब FATF ये जो बॉडी है ये अपने आप में 2 लिस्ट बनाकर चलती है, एक होती है ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट। इसका मतलब क्या है कि मतलब देखो दुनिया भर में लॉज बने हुए हैं, हमारे इंटरनेशनल लॉज हैं, कोई भी यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग करता है, ठीक है, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करवाता है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें कोई करता है और इसके जो रूल्स को कोई वॉयलेट करता है तो उस कंट्री को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। पहले तो ग्रे लिस्ट के अंदर डालेंगे, ग्रे लिस्ट को हम लोग एक वार्निंग लिस्ट भी बोलते हैं। आज के टाइम पर ग्रे लिस्ट में बहुत सारे देश देखने को मिलेंगे, लेकिन ब्लैक लिस्ट के अंदर बहुत कम कंट्रीज आती हैं, ठीक है, बहुत कम कंट्रीज देखने को मिलेंगी। तो ग्रे लिस्ट बेसिकली एक वार्निंग लिस्ट कहलाती है, मैंने आपको बताया। ब्लैक लिस्ट में बात करें तो जो कंट्रीज़ हैं
जो कि नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ ये देखने को मिलती हैं, इनको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। आज के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ कोरिया हुआ, ठीक है, उसके बाद ईरान हुआ, ये सब ब्लैक लिस्ट में, जिनकी फंडिंग वगैरह पूरी तरह से कट डाउन कर दी जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे एफ क्या है। उसके बाद मैंने आपको मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बताया, तो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग क्या एग्जैक्टली एक प्रोसेस है जहाँ पर आप लोग पैसा कमाते हो, कोई भी व्यक्ति, आप लोग नहीं कह रहा, कोई भी पैसा कमाता है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से, ठीक है, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई, टेररिस्ट फंडिंग हो गई, कोई भी गलत तरीके से, अवैध तरीके से पैसा कमाया गया और उसको यहाँ पर एक वाइट मनी में कन्वर्ट कर देना, उसको एक लेजिटिमेट सोर्स के अंदर कन्वर्ट कर देना, तो ये हमारा मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है, ठीक है। और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर, बहुत सारी तरीके से पैसा कमा लिया जाता है, स्मगलिंग करके, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन करके, ठीक है, तो ये सब चीज़ देखने को मिलती है, घूसखोरी करके, और फिर उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है। अब मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करने के लिए भारत के अंदर एक एक्ट आपको देखने को मिलेगा, वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA एक्ट 2012। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब ये तो 2002 के अंदर आ चुका था, बट ये 2012 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ था। PMLA एक्ट यहाँ पर इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है, तो इसके बारे में भी ज़रूर ध्यान रख सकते हो, क्योंकि ये भी चर्चा में था। तो मैंने आपको इसका काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड वगैरह बता दिया है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नाउ नेक्स्ट एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो, रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट क्लियर हो चुका है, बेस वगैरह आपको सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अगर बेस वगैरह क्लियर नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा आपको कहाँ से समझना है ये डिस्प्यूट क्या है, कैसे शुरू हुआ, और प्लस यहाँ पर इसके पीछे क्या क्या कारण रहे, क्यों यहाँ पर रशिया अटैक कर रहा है। सारी बातें अगर आप लोगों को पढ़नी है तो आपको बताऊंगा कहाँ से कवर करना है। इसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, थोड़ा सा वेट करो, आगे मैं आपको बताऊँगा। ये आर्टिकल में बात की गई है, यूक्रेन की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। यूक्रेन ने बोला है कि देखो, रशिया क्या कर रहा है आज के टाइम पर, लगातार बॉम्बार्डिंग कर रहा है, लगातार अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। लेकिन एक चीज़ और ये देखने को मिलेगी कि इसी अटैक में जो चेरनोबिल है, ठीक है, इसके अंदर रेडिएशन देखने को मिला है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कंसर्न वाली बात है ये। अगर हम लोग बात करें तो ये चेरनोबिल क्या है, तो आपको यूक्रेन के अंदर जो कैपिटल है, अच्छा मैंने मैप लगा रखा है, एक सेकंड रुक जाओ। इस वाले मैप को देखो, यहाँ पर आपको रशिया नज़र आएगा, इधर यूक्रेन नज़र आएगा, ठीक है। इसी के ऊपर यहाँ पर पूरे यूक्रेन के ऊपर रशिया आज के टाइम पर अटैक कर रहा है। लेकिन अभी आपको ये भी देखना है, ऊपर जो रेड कलर का डॉट है, ये कीव यानी कैपिटल है किसकी, यूक्रेन की। और इसके ऊपर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है चेरनोबिल। ये वाला जो एरिया है ये है चेरनोबिल, ठीक है। यहाँ पर एक पावर प्लांट था, हाँ बिल्कुल था कहेंगे, और ये जो पावर प्लांट है ये ब्लास्ट हो गया, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर काफ़ी मिस्टेक हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर कह सकते हो कि जो पावर प्लांट है फेल मारा और ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारा रेडिएशन भी निकला था, ठीक है, बहुत सारा रेडिएशन निकला था। अपने आप का एक अपने आप में बहुत बड़ा डिज़ास्टर ये रहा है, ठीक है। जब भी कोई भी पावर प्लांट डिज़ास्टर के बारे में चर्चा होती है तो चेरनोबिल डिज़ास्टर की हमेशा चर्चा होती है। 1986 की बात है, अप्रैल महीने में ये पूरा रिएक्टर एक्सप्लोड हो चुका था, ये बर्स्ट हो गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये बर्स्ट हुआ तो उसके बाद कैसे संभाला गया, रेडिएशन लगातार निकला था, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग यहाँ पर अफेक्ट हुए इस रेडिएशन की वजह से। तो इसको पता है कैसे रोक रखा है, रेडिएशन आज तक है यहाँ पर, बिल्कुल आज तक यहाँ पर रेडिएशन देखने को मिलता है, पूरा ये खंडर पड़ा हुआ है। तो इस पूरे पावर प्लांट को ऐसे यहाँ पर एक शील्ड बनाकर कवर कर रखा है, जैसा आप लोग ये शील्ड देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ ये पावर प्लांट। ये सारी जो पिक्चर्स आज के टाइम पर ट्रेंड कर रही हैं, क्यों, क्योंकि ये चेरनोबिल डिजास्टर चर्चा में आ चुका है। तो ये पूरा पावर प्लांट है, यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार से इसको कवर कर रखा है ताकि इसमें से रेडिएशन बाहर ना निकले। तो क्या हुआ है, अभी आसपास यहाँ पे बॉम्बार्डिंग हुई और क्या हुआ, इसकी वजह से थोड़ा सा रेडिएशन बढ़ता हुआ नजर आया, रेडिएशन स्पाइक होता हुआ नजर आया है, जो कि अपने आप में एक कंसर्न वाली बात है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह है कि पूरा का पूरा चेरनोबिल वाला एरिया वो रशिया ने यहाँ पर कब्जा लिया है, रशिया ने उसको एक तरीके से कैप्चर कर लिया है, ठीक है। जो न्यूक्लियर जो प्लांट है उसको यहाँ पर रशिया ने जब्त कर लिया है। ये जो मैंने भी आपको पिक्चर में दिखाया था न्यूक्लियर प्लांट, तो उसको रशिया जब्त कर चुका है, इसको सीज कर चुका है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें रेडिएशन थोड़ा सा स्पाइक हुआ और व्लादिमीर पुतिन मतलब ये लगातार इन्वेड कर रहे हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट को, जो एक वन ऑफ द मोस्ट रेडियो एक्टिव प्लेस है आज के टाइम पर अर्थ पर, मतलब सबसे ज़्यादा जो रेडियो एक्टिव वे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब कि रेडिएशन सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलेगा रेडियो एक्टिव वाला, वो इसी जगह पर देखने को मिलेगा। और रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है या फिर रेडिएशंस होती हैं, अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है किसी भी इंसान के लिए, आपको पता होगा ये एक तरीके से डिजास्टर्स हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया है एग्जैक्टली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में बताया गया, मैंने आपको डिजास्टर समझा दिया, ये विस्फोट क्या हुआ था, कब हुआ था, प्लस कहाँ पर लोकेटेड है, लोकेशन वगैरह आप लोग देख चुके हो। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल मेंशन्ड है, जैसे एक आर्टिकल ये है, अगेन यूक्रेन रशिया, ठीक है। हम लोग अगर इन डिस्प्यूट्स के बारे में बात करें तो इससे भारत को नुकसान काफ़ी हो रहा है।
अब नुकसान क्या हो रहा है, कल मैंने आपको बताया था कि इसमें टी एक्सपोर्ट को लेकर जो चाय की पत्ती हम लोग बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं यूक्रेन में, रशिया में, तो अभी क्राइसिस चल रहे हैं तो उसकी वजह से हम लोग उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, वो हमारा लॉस हुआ। ठीक है, दूसरा लॉस यहाँ पे बताया गया कॉफ़ी को लेकर। इंडियन कॉफ़ी जो है ये बहुत बिकती है, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारी कॉफ़ी को। ठीक है, और एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो यूक्रेन में और रशिया में दोनों जगह पर बेचते हैं हम लोग, तो इसको लेकर भी हमें काफ़ी हद तक ये लॉस झेलना पड़ सकता है। जो करंट क्राइसिस हैं, इन्होंने क्या किया कि जो ये मतलब आज के टाइम पर डिस्प्यूट चल रहे हैं, इसकी वजह से जो इंडियन कॉफ़ी एक्सपोर्ट्स है, जो कि हम लोग इंडिया की जो कॉफ़ी है वो यूक्रेन में भेजते हैं, यूक्रेन में देते हैं, वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होने वाली है और अफेक्ट हो चुकी है, ऐसा खुद कॉफ़ी बोर्ड बोल चुका है। कॉफ़ी बोर्ड यहाँ पर एक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि इस पूरे कॉफ़ी सेक्टर को संभालती है, भारत के कॉफ़ी सेक्टर को। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना कॉफ़ी का यूक्रेन में, वो लगातार बढ़ रहा था। 2018-19 में बात करें, 2019-20 में बात करें तो कोविड की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ, अदरवाइज़ यहाँ पर कॉफ़ी हम लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं। अब एक्सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ से पैसा भी कमा रहे हैं हम लोग। अब क्या है, यहाँ पर कॉफ़ी बोर्ड ने बोला कि ये जो डिस्प्यूट्स है इसकी वजह से लगातार शेयर गिर जाएगा और आने वाले टाइम पर इसको लेकर और भी क्रैशेस देखने को मिल सकता है, खासकर कॉफ़ी सेक्टर बुरी तरह से अफेक्ट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। ठीक है, यूक्रेन अगर हम लोग बात करें तो लगभग काफ़ी सारा यहाँ पर कॉफ़ी लेता है, प्लस रशिया भी लेता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। देखो बार बार जो है ना चीज़ें रिपीट कर दी जाती हैं आर्टिकल के अंदर, तो यह है कि मुझे बताना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इसके बारे में। अभी हम लोग बात करें तो इतने ही पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपने समझ लिया कि हाँ बिल्कुल हम लोग बेचते हैं और कितना कितना बेचते हैं हम लोगों को पता चल चुका है, कॉफ़ी बोर्ड ने बता दिया है, बट अभी इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। खासकर ये देखो टॉपिक जो है इसको आप लोग जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर से रिलेट कर सकते हो। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉफ़ी के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया का कॉफ़ी सेक्टर आखिरकार कहाँ पर स्टैंड करता है। तो इंडियन कॉफ़ी सेक्टर के बारे में बात करें, देखो भारत के अंदर जो कॉफ़ी है वो लगभग 4.54 लाख हेक्टेयर की ज़मीन पर यहाँ पर कल्टीवेट करी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसके बारे में। और जो कॉफ़ी फार्मर्स हैं वो लगभग आपको 3.66 लाख कॉफ़ी फार्मर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से 90% यहाँ पर स्मॉल फार्मर्स हैं। जो कल्टीवेशन है वो ज़्यादातर सदर्न स्टेट्स में होता है। सदर्न स्टेट्स मतलब कि नीचे की साइड वाले एरिया, जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यहाँ जगह पर आप देख पाओगे कर्नाटका में 54%, केरला में 19%, तमिलनाडु में 8%, तो कॉफ़ी का प्रोडक्शन यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। उसके साथ बताया ये जो कॉफ़ी है ये आपको नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ के अंदर भी बढ़ती हुई नजर आएगी, वहाँ पर भी ग्रो करवाई जाती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश हुआ, ओडिशा हुआ, यहाँ पर भी एक अच्छा आपको अमाउंट देखने को मिलेगा कॉफ़ी प्रोडक्शन का। प्लस जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसा कि असम और ये सारे एरिया देखने को मिलेंगे, इसके आसपास वाले असम के, तो वहाँ पर भी कॉफ़ी की ग्रोथ होती है। इंडिया इकलौती कंट्री है दुनिया भर में जहाँ पर पूरा का पूरा जो कॉफ़ी कल्टीवेशन है वो हम लोग हाथ से कर रहे हैं, हाथ से यहाँ पर उसे मतलब पिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है सुखाया जाता है, देन उसके बाद ये कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है। इंडिया जो है मतलब कि बहुत सारी जो कॉफ़ी होते हैं दुनिया भर में, बहुत सारी कॉफ़ी के टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, उसमें से जो एक बेस्ट कॉफ़ी है वो इंडिया की कहलाती है। अगर हम लोग बात करें जो कॉफ़ी है ये ट्राइबल फार्मर्स जो खासकर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स अगर हम बात करें, इंडिया का मैप आपको नीचे से ऐसा देखने को मिलेगा, इधर आपको यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स देखने को मिल जाएंगे, इधर ईस्टर्न घाट्स देखने को मिल जाएंगे। तो इन वाले एरियाज़ के अंदर भी अगर हम लोग बात करें तो कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा और यहाँ पर सबसे बेस्ट कॉफ़ी निकल रही है। उसके बाद बताया गया इंडिया की जो कॉफ़ी है वो एक हाई वैल्यूड कॉफ़ी मार्केट है, मतलब कि दुनिया भर का जो मार्केट है कॉफ़ी का उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रीमियम क्वालिटी आपको ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यूरोप के अंदर हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से एक प्रीमियम क्वालिटी की कॉफ़ी बेचते हैं। और जब भी हम लोग कॉफ़ी के बारे में बात करते हैं तो ध्यान रखना कॉफ़ी की दो वेराइटीज़ होती हैं, एक होती है अरेबिका और दूसरी होती है रोबस्टा। ठीक है, ध्यान रखना अरेबिका के बारे में बात करें जो ये कॉफ़ी की वैरायटी है, इसका जो फ्लेवर है इसके अंदर स्वीटनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा मिठास यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ध्यान ये भी रखना है कि अरेबिका और रोबस्टा में एक फ़र्क ये है, रोबस्टा थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, इसके अंदर कैफ़ीन बहुत होता है। कॉफ़ी में कैफ़ीन है, कैफ़ीन आपको तुरंत एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है आप लोगों को। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें अरेबिका, तो अरेबिका की जो ये कॉफ़ी है इसको हार्वेस्ट किया जाता है कब, नवंबर से जनवरी के बीच में। और अभी यहाँ पर इसको हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ के अंदर ग्रो किया जाता है, लगभग अगर हम बात करें तो थोड़े से जो कूलर एरियाज जहाँ पर ठंड थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी वहाँ पर हम इसको ग्रो करते हैं। और अरेबिका के अंदर कॉफ़ी थोड़ा सा कम होता है, कैफ़ीन थोड़ा सा कम होता है, मैंने आपको बताया। रोबस्टा वाली जो होती है ये इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसमें यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जो स्ट्रॉन्ग टेस्ट की वजह से जो स्वाद है इसका वो पीनट जैसा आता है। और इस कॉफ़ी को जो हार्वेस्टिंग वगैरह इसकी वो लगभग दिसंबर से फरवरी के बीच में होती है और यहाँ पर थोड़ा सा हमें हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। अरेबिका में हमें थोड़ा सा ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है, बट रोबस्टा में हम लोग को थोड़ा सा गर्म क्लाइमेट चाहिए होता है।
जो टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास का चलेगा। ठीक है। और क्या बताया गया कि देखो ये जो कैफ़ीन है ना, अगर हम लोग देखें तो ये जो कैफ़ीन है रोबस्टा के अंदर वो बहुत ज़्यादा होती है, दुगनी होती है। ठीक है। अब क्या है, कैफ़ीन हम लोग को इंस्टेंट एनर्जी देता है। कैफ़ीन करता है क्या है, हमें ब्रेन को थोड़ा सा कंसंट्रेटेड वे में आगे बढ़ा देता है, एक्टिव कर देता है। और आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर प्री वर्कआउट की तरह भी, यहाँ पर कोई वर्कआउट करता है उसको प्री वर्कआउट की तरह भी यहाँ पर कॉफ़ी को लिया जाता है, क्योंकि कॉफ़ी के अंदर एक कैफ़ीन है, एक इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए वर्क करता है। ठीक है। अब भारत के अंदर जो ये पूरा का पूरा कॉफ़ी सेक्टर है, इसको संभालने के लिए हमारे पास कॉफ़ी बोर्ड है, ध्यान रखना, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके बारे में अभी यहाँ पर चर्चा की गई है। जो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको बनाया गया था कॉफ़ी एक्ट 1942 के सेक्शन 4 के अंडर में। ठीक है। ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में। ये जो बोर्ड है इसके अंदर आपको 33 मेंबर देखने को मिलेंगे, एक चेयरपर्सन होता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको चीफ एग्जीक्यूटिव भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो बोर्ड है ये ज़्यादातर फोकस करता है कि हम लोग कॉफ़ी के सेक्टर में रिसर्च करें, उसको और ज़्यादा डेवलप करें, मार्केट को ग्रो करें, कॉफ़ी को प्रमोट करें, इंटरनेशनल लेवल पर उसको और ज़्यादा बेहतर बनाएं। आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, बात करता है किस चीज़ को लेकर कि देखो अभी रशिया के ऊपर लगातार काफ़ी सारे सैंक्शंस के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ की तरफ से। तो अभी यहाँ पर भारत को एक तरफ से लॉस तो कॉफ़ी का हो गया, दूसरा लॉस क्या देखने को मिलेगा, फर्टिलाइज़र का। जो बहुत सारा खाद होता है, ठीक है, हम खेत के अंदर खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या है, वो सब जो फर्टिलाइज़र है वो रशिया से आ रहा था, अब उसमें भी एक डिसरप्शन देखने को मिलेगा। तो इससे इंडिया का जो फार्म सेक्टर है वो भी काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट हो सकता है, फार्म सेक्टर को भी काफ़ी खतरा पहुंच सकता है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर ये जो फर्टिलाइज़र जो खाद है उसको ले नहीं पाएंगे रशिया से। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा इशू ये देखने को मिलता है कि सैंक्शंस लगने की वजह से, क्योंकि देखो अब इस प्रकार से सैंक्शन लगाए गए हैं कि रशिया के पास डॉलर ना जाए। अब हम लोग जब व्यापार करेंगे रशिया से तो हम लोग किस चीज़ में वैसे तो करते हैं, जब नॉर्मली करते हैं तो डॉलर में करते थे। अभी हम लोग जहाँ पे भी व्यापार करते हैं डॉलर में किया जाता है, आपको पता होगा डॉलर एक मोस्ट पावरफुल यहाँ पर आपको करेंसी देखने को मिलती है। ठीक है। तो अभी क्या है, डॉलर का यूज़ कर नहीं सकते, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है हमारे लिए, तो हमें यहाँ पर दूसरा तरीका भी देखना होगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया, तो यहाँ पर भी हम लोग को नुकसान फेस करने को मिल सकता है। उसके बाद तीसरा नुकसान क्या होगा, जो रशिया यूक्रेन के क्राइसिस हैं वो यहाँ पर अभी कोल की सप्लाई, जो कोयले की सप्लाई है वो भी रोक सकते हैं। ठीक है, ऐसा बताया गया। देखो हम लोगों को एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा कोयला चाहिए होता है। एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है, कोयले को जलाकर यहाँ पर बनती है, पावर इलेक्ट्रिसिटी जो भी बनती है कोयले को जलाकर बनती है। अब क्या है, एनर्जी के जो प्राइसेस हैं वो दुनिया भर में बढ़ चुके हैं। ठीक है। और यहाँ पर बोला गया इससे क्या होगा, जो हम लोग आज के टाइम पर कोल वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे जो पावर प्लांट्स हैं जो कोयले का इस्तेमाल करते हैं और फिर उस जलाकर यहाँ पर पावर जनरेट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लगातार जो इंपोर्ट कोल है वो यहाँ पर कम होता हुआ नजर आएगा, वो रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा इस क्राइसिस की वजह से। तो आने वाले टाइम पर एक और प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जो हम कोयला वगैरह मंगाते हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से पावर सेक्टर के अंदर भी काफ़ी क्राइसिस हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। उसके पीछे का भी क्या कारण है, तो रशिया यूक्रेन का डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको मैंने बता दिया है एग्जैक्टली। ये सारे आर्टिकल जो हैं ये इकॉनमी पेज के ऊपर है। ठीक है। तो इकॉनमी के ऊपर क्या क्या अफेक्ट पड़ सकता है इस डिस्प्यूट का, वो यहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई हैं। नाउ अभी हम लोगों ने बात की है कोल सेक्टर के बारे में। ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है कोल की क्लासिफिकेशन। कोल आपको जो कोयला है वो आपको 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन के अंदर देखने को मिलेगा। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, मैंने आपको काफ़ी बार इसके बारे में बता रखा है। प्लस भारत के अंदर कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन होता है, तो उस एरिया का नाम भी नीचे कमेंट सेक्शन में आपको देना है। चलते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देन उसके बाद आएंगे वर्ल्ड सेक्शन पर और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखेंगे, दुनियादारी में जो भी चल रहा होगा। यहाँ पर आपको मैं बता चुका हूँ चेरनोबिल के बारे में। एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा जहाँ पे चर्चा की गई है, जो रशिया है वो बेसिकली बात करने के लिए तैयार है कि यूक्रेन के साथ डिस्कशन किया जाएगा। अब ये स्टेटमेंट किसने दिया, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर चाइना की साइड से आया। अब आपको चाइना की साइड से कैसे आया, तो जो चाइना के अंदर लीडर देखने को मिलेंगे शी जिनपिंग। तो अब शी जिनपिंग ने बातचीत करी है व्लादिमीर पुतिन के साथ। तो शी जिनपिंग की बातचीत हुई किसके साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ, और यहाँ पर तैयार हुए ये, और रशिया यहाँ पर बेसिकली तैयार हुआ कि हम लोग चलो यूक्रेन के साथ बैठकर एक इंटेंसफुली डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। तो अभी देखते हैं आने वाले टाइम पर एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है। तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को फ़ोन कॉल पर बोला कि हाँ बिल्कुल हम बातचीत करेंगे। फिर उसके बाद फ़ोन कॉल पर बोलने के बाद जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इन्होंने बाहर यहाँ पर ये बात बताई है कि रशिया तैयार है बातचीत करने के लिए यूक्रेन के साथ में। साथ ही साथ चाइना ने जो क्रिटिसिज्म है वो रशिया का नहीं किया, मतलब चाइना ने देखो एक तरीके से एक बैलेंस्ड अप्रोच सा लेकर चला, मतलब बैलेंस्ड नहीं कह सकते,
अगर हम लोग बात करें रशिया की तरफ ही झुकाव है, रशिया का कोई भी क्रिटिसिज्म हुआ नहीं है, हालांकि इंडिया ने भी रशिया को अभी तक क्रिटिसाइज़ नहीं किया है। इंडिया के ऊपर भी बहुत प्रेशर पड़ रहा है दुनिया भर से कि भाई तुम्हें आलोचना करनी है, तुम्हें यहाँ पर निंदा करनी है किसकी, रशिया की, रशिया गलत कर रहा है। लेकिन इंडिया ऐसा यहाँ पर अभी नहीं कर रहा है। इंडिया ने यहाँ पर कंडमसेशन से बिल्कुल, इंडिया जो है कंडमनेशन से बिल्कुल दूर रहा है, तो ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो चाइना ने भी यहाँ पर कंडेम नहीं किया है और रशिया को अभी तक एक तरीके से रशिया को सपोर्ट ही किया है, यहाँ पर देख पाओगे। और प्लस चाइना ने ये सारी गलती ठहराई है नेटो की, और ये सारी गलती ठहराई है इधर वेस्टर्न कंट्रीज़ की, कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की वजह से यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स उठी हैं आज के टाइम पर। ठीक है, यहाँ पर बातचीत हो सकती थी, मिन्स्क एग्रीमेंट हो सकता था, बट यहाँ पर क्या हुआ, जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर कह दिया था कि जो यूक्रेन है उसको नेटो का हिस्सा मत बनाओ, तो यूएस की साइड से स्टेटमेंट क्या निकल कर आता है कि देखो आगे ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल नेटो का हिस्सा बनाया जाएगा यूक्रेन को। तो ये अपने आप में एक डिस्प्यूट का काफ़ी बड़ा कारण बना, जिसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन आज के टाइम पर एग्रेसिव होकर पूरी तरह से यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहे हैं, यूक्रेन के अंदर इन्वेजन कर चुके हैं। तो मैंने आपको बता दिया, चाइना ने अभी तक रशिया का क्रिटिसिज्म नहीं किया है, कोई यहाँ पर आलोचना नहीं करी है, और यहाँ पर वही मेंशन किया गया कि इंडिया ने भी यहाँ पर कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं किया, कोई भी यहाँ पर आलोचना नहीं करी है रशिया के इन्वेजन की। इनफैक्ट चाइना ने यहाँ पर नेटो को जिम्मेदार ठहराया कि नेटो यहाँ पर टेंशन ये जितनी भी क्रिएट हो रही है उसका जिम्मेदार है। ये और क्यों जिम्मेदार है मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बता दिया था। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं कि क्या रोल हम लोग देख रहे हैं। अभी फिलहाल जैसे जैसे अपडेट आता रहेगा आने वाले टाइम पर वो हम लोग कवर करते रहेंगे। अभी फिलहाल इतनी सी न्यूज़ है, उसके बाद ये पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे, एक वेमेन है जो कि अपने घर के बराबर में खड़ी हैं, इनका घर वगैरह डैमेज हो चुका है एक रॉकेट अटैक में। ये यूक्रेन की कैपिटल कीव का दृश्य है। तो इस प्रकार की चीज़ें आज के टाइम पर यूक्रेन में नज़र आ रही हैं। अभी यहाँ पर क्या है, नेटो वगैरह, नेटो ने बोल दिया है, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है इसने बोल दिया कि हम लोग काफ़ी सारे वेपन्स वगैरह सप्लाई करेंगे यूक्रेन की कीव कैपिटल में, ताकि यूक्रेन जो है रशिया को डिफेंड कर सके। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर आपको ये अगला आर्टिकल देखने को मिलेगा, बाइडन ने अनाउंस कर दिया एडिशनल सैंक्शंस ऑन रशिया, करते रहो, यहाँ पर कोई इससे फ़ायदा पड़ेगा नहीं, क्योंकि रशिया ने देखो सब चीज़ें पहले ही देख लिया, क्योंकि रशिया के ऊपर ऑलरेडी पहले से बहुत सारे सैंक्शंस लग चुके थे। अब व्लादिमीर पुतिन ने सब चीज़ें पहले से ही अच्छे से एनालाइज करने के बाद यहाँ पर ये पूरी तरह से इन्वेजन किया है कि अब और सैंक्शन लगेंगे, उसका कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो आज के टाइम पर रशिया को इतना फ़र्क पड़ नहीं रहा है सैंक्शन का। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी चाइना के साथ रिलेशन को डेवलप कर चुका है, चाइना की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है रशिया का। ठीक है, तो आप देख पाओगे सो सैंक्शन लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं। और पहली बात, जो बाइडन ने पहले से कोई स्टेप उठाया नहीं, बहुत लेट हो चुके हैं आज के टाइम पर इन क्राइसिस के अंदर स्टेप उठाने के लिए। एग्जैक्टली मतलब यूक्रेन के सपोर्ट में भी कोई निकल कर नहीं आया, आप कह सकते हो यूएस भी यहाँ पर यूक्रेन के सपोर्ट में आया नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको अगला आर्टिकल एक छोटा सा देखने को मिलेगा, जहाँ पर बताया गया लगभग 50,000 से ज़्यादा जो यूक्रेनियंस है वो यहाँ पर कंट्री छोड़ चुके हैं, कंट्री छोड़ के निकल रहे हैं, यूएन का यहाँ पर स्टेटमेंट है। बाकी मैंने आपको अभी यहाँ पर बिजनेस सेक्शन पर बता दिया है, सारे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब डायरेक्टली कवर करेंगे एडिटोरियल्स को, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नाउ आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज़ एडिटोरियल सेक्शन। और आज सैटरडे है, सैटरडे में एडिटोरियल ऑलरेडी कम आते हैं। यहाँ पर अगेन रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट्स को लेकर एक आर्टिकल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगेन रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट्स को लेकर एक आर्टिकल है। ठीक है, चाइना का क्या रोल है, यूरोपियन यूनियन का क्या रोल है, नाटो का क्या रोल है, जर्मनी का क्या रोल है, जर्मनी ने नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन वगैरह को रोकने का एक तरीके से यहाँ पर बोल दिया है कि हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा नहीं होने देंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आर्टिकल मैंने इतना अच्छे से कवर किया है, और अच्छे से कवर करने के साथ साथ मैंने आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, कि आप लोग कैसे लिख सकते हो, तो उस वाले वीडियो को आपको देखना है। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल कहाँ से कवर करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा इंडिया श्रीलंका के डिस्प्यूट्स को लेकर। अब देखो फ़र्क क्या है यहाँ पर, हालांकि हमने ये तीनों ही इशू को पढ़ रखा है, बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, एक एक पॉइंट पढ़ रखा है, लेकिन इसके अंदर नई चीज़ है, इसको हमने अभी आप कह सकते हो मतलब एक दिन पहले पढ़ा हुआ है। तो एक दिन पहले मैंने कवर करवाया, तो इसके अंदर कोई बदलाव तो हुआ नहीं है, कोई अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुए। इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस है। और पहली बात, यहाँ पर ये वाला जो डिस्प्यूट है इसको हम लोगों ने पढ़ा था जनवरी के मंथ में, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट मत जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे इंडिया श्रीलंका के डिस्प्यूट्स के बारे में। उसके बाद ये आर्टिकल भी हमने जनवरी में डिस्कस किया था। ठीक है, और एग्जैक्टली आप कह सकते हो सैटरडे में ना एक ही पेपर पर एडिटोरियल आते हैं, दूसरा पेपर जो होता है वो ग्राउंड जीरो का होता है। तो ग्राउंड जीरो में आप देख पाओगे पूरे एक पेपर पर कोई भी इशू उठा लेते हैं, कभी इंपॉर्टेंट होता है इशू, कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन आज जो है इंपॉर्टेंट है, बात करता है सिल्वर लाइन को लेकर। ठीक है, केरला का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर पूरे केरला में प्रोटेस्ट हो रहा है। वो प्रोटेस्ट क्या है, क्यों है, प्लस सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है,
इसके क्या नुकसान हैं, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ ये एडिटोरियल आपको कहाँ से कवर करना है। रशिया और यूक्रेन के डिस्प्यूट्स के जो आर्टिकल है उन्होंने परसों कवर किए हैं। तो आज तारीख 26 फरवरी है, कल 25 थी और उससे पहले 24 थी। तो 24 फरवरी वाला आपको द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस को देखना है। ठीक है, सिंपल से जाना, यूट्यूब पर टाइप करना है 26 फरवरी 2022 द हिंदू एनालिसिस बाय दीपक यादव एजुकेशन, आपको वो वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो उसको जाकर ज़रूर देखना। मतलब सॉरी 25 वाला, मैंने 26 बोल दिया, तो 25 फरवरी टाइप करना और जाकर वो वीडियो देखना। थोड़ा सा आगे जाना, एडिटोरियल पर ही मैंने एक आर्टिकल कवर किया और बहुत डिटेल में कवर किया, मतलब एक एक बात कि जो दोनों के बीच के डिस्प्यूट हैं रशिया यूक्रेन के, उसकी जड़ क्या है, कैसे वो डिस्प्यूट फैलते रहे, रशिया यूक्रेन कैसे बना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रशिया का कैसा रिस्पॉन्स रहा। रशिया ने अभी 2 एरियाज़ को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया यूक्रेन के, वो दोनों कौन कौन से, लुहांस्क और दोनेस्क, उन क्या क्या इतिहास है, वहाँ पर कौन से लोग रहते हैं, प्रो रशियन है, कैसे हैं। उसके बाद जब रशिया ने ये काम किया, इन्वेजन चालू हो चुका, उसके बाद दुनिया भर से क्रिटिसिज्म आया, दुनिया भर के सैंक्शन लगाए गए। ठीक है, यूएस ने कैसे सैंक्शन लगाए, यूरोपियन यूनियन ने कैसे सैंक्शन लगाए, जर्मनी ने कैसे सैंक्शन लगाए, टर्की तक आ गया सैंक्शन लगाने के लिए, इंडिया ने यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये सारी बातें यही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी और वही नीचे देखने को मिलेंगे, आप खुद भी रीड कर सकते हो, आपको पास पीडीएफ आ जाएगा। ठीक है, बट ध्यान रखना, इसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो परसों वाला वीडियो देख लेना, क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो टाइम लगेगा, क्योंकि परसों वाले वीडियो मैंने कम से कम 20 से 22 मिनट लेकर इस पूरे आर्टिकल को कवर किया है। तो प्लीज़ इतना कर सकते हो, जाकर देखना, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करवा दी गई हैं, आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा था। वो इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा था, जैसे अभी आप लोगों ने देखा मैंने न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल्स को कवर किया, उसके बाद मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन ओपन करके दी है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा, है ना, ये ओपन हो जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कहाँ पे मिल जाएंगी, देखो पहली चीज़ तो देखो क्या हो रहा है, कंटेंट को लेकर काफ़ी सारा इशू हो रहा है। जो ये न्यूज़पेपर का पीडीएफ है, ये भी मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 आवर तक प्रोवाइड करवाऊंगा। 1 घंटे के लिए आपको ये न्यूज़पेपर मिलेगा, कब, टेलीग्राम चैनल पर जैसी वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद 1 घंटे तक वो वहाँ पर रहेगा, उसको जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करवाई है, इस पर क्लिक करोगे ये सारी चीज़ें अपने आप ओपन हो जाएंगी। अब इसको देखो, ये जो पीडीएफ है ये बहुत सारे लोगों के फ़ोन में ओपन नहीं हो पाता, मतलब कि ये वाले जो पोर्शन है ये ओपन नहीं हो पाता। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एडोब एक्रोबैट को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इस ऐप के अंदर जब आप ओपन करोगे तो बहुत आराम से आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें का सोल्यूशन मिल जाएगा, ये आराम से ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलो अपने आर्टिकल को देखते हैं। जो ये एडिटोरियल है ये बात करता है क्लाउड्स ओवर सिल्वर लाइन करके। तो मैं आपको समझाता हूँ पहली बात सिल्वर लाइन है क्या और कैसे आप लोग यहाँ पर इस आर्टिकल को लिख सकते हो। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, तो देखो क्या हो रहा है, लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट चलने के बाद भी जो केरला का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है वो लगातार चल रहा है, वो भी यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट को लगातार लगाया जा रहा है। दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि जो ज़्यादातर लोग हैं आज के टाइम पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि केरला सरकार के पास इतना पैसा पहले से नहीं है और पहले से बहुत सारा उधार है इनके ऊपर, तो अब इस प्रोजेक्ट को लगा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये नुकसान रहेगा कि स्टेट के ऊपर उधार और बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है, यहाँ पर एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा, क्योंकि आपको एनवायरमेंटल का बहुत बड़ा मतलब हिस्सा जो है वो यहाँ पर डिस्प्लेस करना पड़ेगा। लोग जो उस एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर आप प्रोजेक्ट लगाओगे, तो उस एरिया से लोगों को हटाना पड़ेगा, जहाँ पर पेड़ पौधे होंगे वो सब काटने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पर एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगने वाली है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या बोला गया कि अगर हम लोग बात करें, पहली चीज़ इस केरला सिल्वर लाइन को लेकर 3-4 क्वेश्चन दिमाग में उठते हैं। पहला क्वेश्चन कि कैसे एक स्टेट, एक राज्य जो कि पहले से खुद यहाँ पर उधारी में है, वो यहाँ पर और इतने महंगे प्रोजेक्ट को कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है, पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लोग ये उठा रहे हैं कि इकोलॉजिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने वाली है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, ताकि हम लोग यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकें। ठीक है, ये जो आज के टाइम पर पोल्यूशन इतना हो रहा है इसको रोक सकें। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट लगेगा तो कहीं ना कहीं ये एनवायरमेंट को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाने वाला है। साथ साथ बताया गया कि भाई जहाँ पे आप प्रोजेक्ट लगाओगे वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, उनको डिस्प्लेस करके आप दूसरी जगह कैसे दोगे, तो ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया एक सबसे बड़ा कंसर्न है लैक ऑफ कंसल्टेशन, मतलब ये प्रोजेक्ट सरकार अपनी तरफ से लगा रही है, कोई कंसल्टेशन वगैरह है नहीं, कोई बातचीत वगैरह नहीं यहाँ पर करनी चाहिए थी, एक इन्फॉर्मेशन, एक नोटिस आना चाहिए था, उसके बाद ये चीज़ें इंप्लीमेंट होनी चाहिए थी, बट ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है। ठीक है, इसी को लेकर प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा सिल्वर लाइन को लेकर। क्लियर हुआ। अब अगर हम बात करें तो आखिरकार है क्या ये सिल्वर लाइन, ये मतलब चांदी की लाइन है क्या ये, तो इसका मतलब यह है ये लगभग 532 किलोमीटर का एक लिंक आपको देखने को मिलेगा, मतलब एक आप कह सकते हो रेल कॉरिडोर है जहाँ पर ट्रेन चलेगी, हाई स्पीड ट्रेन चलने वाली है।
ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा, ये 532 किलोमीटर का जो एरिया है, ये मतलब ये आपको कहीं 532 देखने को मिलेगा, कहीं 528 देखने को मिलेगा, सब जगह अलग अलग है, बट अप्रॉक्स इतना ही है, तो ध्यान रख सकते हो। 532 किलोमीटर की लाइन है जो कि थिरुवनंतपुरम से यहाँ पर कनेक्ट होगी कसारकोट तक। मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखाता हूँ, क्योंकि मैप देख लोगे तो दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। यहाँ पर ये कोयले के बारे में है, ये यहाँ पर इंडिया श्रीलंका को लेकर है, ये सारी पिक्चर मैंने सेंड कर रखी हैं, आपके पास पहले से अवेलेबल है। ये सब मैं आपको टेलीग्राम चैनल दीपक यादव एजुकेशन नोट्स वाले पर डाल दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर सिल्वर लाइन कॉरिडोर को कवर कर रहे हैं। तो जब आप लोग यहाँ पर केरला का मैप देखोगे तो इधर मैंने आपको बताया ये लाइन है 532 किलोमीटर की, ये लाइन बनाई जा रही है। इस वाले पर्टिकुलर एरिया से इस वाले एरिया तक यहाँ पर ये रेल चलाई जाएगी। तो तिरुवनंतपुरम से कसारकोट तक यहाँ पर ये पूरा का पूरा लिंक रहने वाला है। तिरुवनंतपुरम, बीच में कोलम, चेंगनूर, कोत्तयम, एर्नाकुलम, उसके बाद यहाँ पर कोचिन पोर्ट, थ्रिसुर, तिरूर, कोशिकोडे, कन्नूर, तो ये सारे एरियाज़ आपको देखने को मिलेंगे। बीच बीच में यहाँ पर स्टॉप रहेगा, बीच बीच में ये सारे स्टेशन रहेंगे। तो ये यहाँ पर इसमें 11 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया है और 11 स्टेशन रहने वाले हैं। इस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। अब बात करें इस प्रोजेक्ट के फीचर्स के बारे में, इसके क्या क्या मतलब एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग बात करें तो मतलब फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे। जो प्रोजेक्ट है इसके पास, इसके अंदर यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक मल्टीपल ट्रेन, आपको इलेक्ट्रिक मल्टीपल वाली यहाँ पर यूनिट वाली ट्रेन देखने को मिलेगी। एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी वाली, बिजली वाली ट्रेन देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको 9 कार देखने को मिलेंगी, मतलब कि जो डब्बे होते हैं 9 डब्बों वाली ट्रेन देखने को मिलेगी। उस 9 डब्बों को एक्सटेंड करके बढ़ाकर 12 भी किया जा सकता है, ठीक है। और लगभग यहाँ पर बोला गया इस ट्रेन की जो कैपेसिटी है वो लगभग 675 पैसेंजर्स को यहाँ पर ये ले जा सकती है, ठीक है। इनकी सीट इतनी रहेगी। और जो ट्रेन की स्पीड है वो यहाँ पर 220 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रहने वाली है। तो मतलब ट्रेन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो लोग हैं ट्रैवल, अगर किसी को तिरुवनंतपुरम से कासारकोट तक करना है तो बहुत समय लग जाता है, 12 घंटे लग जाता है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इस ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा रहेगी तो इसके माध्यम से क्या होगा, यहाँ पर टाइम थोड़ा कम लगेगा, लोगों को 4 घंटे से कम समय में यहाँ पर वो अपने एरिया तक पहुँच जाएंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिमाग में उठेगा कि आखिरकार सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्या है हम लोग को। ज़रूरत इसलिए कि सबसे पहला पॉइंट है टाइम सेविंग, टाइम बचाने के लिए। अगर हम लोग एग्जिस्टिंग नेटवर्क देखें तो यहाँ पर 12 घंटे लगते हैं। अगर आप लोग बाय रोड वगैरह जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर और ज़्यादा टाइम लग जाता है, बताया गया। और बाय रोड में काफ़ी ट्रैफिक रहता है, पोल्यूशन वगैरह और ज़्यादा बढ़ जाता है, ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो एक व्यक्ति लगभग 4 घंटे से कम ही टाइम में यहाँ पर थिरुवनंतपुरम से कसारकोट तक पहुँच सकता है, या कसारकोट से थिरुवनंतपुरम तक पहुँच सकता है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को मैप में दिखाया। क्लियर हुआ। उसके साथ यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर आप देख पाओगे ज़रूरत है कि टेरेन लिमिटेशन। ज़्यादातर जो ट्रेन आज के टाइम पर चलती है उनकी स्पीड ज़्यादा नहीं है, वो 45 किलोमीटर की स्पीड आपको देखने को मिलेंगी, 45 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड, क्योंकि यहाँ पे कर्व वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो अब की बार जो ये रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है इसके अंदर कर्व वगैरह नहीं रहेंगे, ट्रेन काफ़ी स्पीड से चलेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देख पाओगे अभी तक काफ़ी सारे कंसर्न है। दूसरा एक सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम लोग को देखना पड़ेगा, हम लोग ट्रैफिक को कम कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी रोड का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी यहाँ पर इतनी सुविधा है नहीं। ट्रेन से लोग जा रहे हैं लेकिन समय ज़्यादा लग रहा है, इस वजह से ट्रेन से भी नहीं जा रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर लोग बाय रोड चूज़ करते हैं। अब बाय रोड में ट्रैफिक काफ़ी बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, जो ट्रैफिकिंग वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब जब ये प्रोजेक्ट लग जाएगा तो इससे रोड ट्रैफिक भी कम होता हुआ नज़र आएगा, ये यहाँ पर बताएगा। तो नीड क्या है, मतलब ज़रूरत क्या है, आपने इस प्रोजेक्ट के फीचर समझे, ज़रूरत समझी, उसके बाद समझो कि इसके अंदर इश्यूज़ क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। सबसे बड़ा इशू है ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट का, कि मतलब यहाँ पर आर्गूमेंट ये है और ज़्यादातर यहाँ पर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं सरकार के ऊपर कि भाई इसमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले से यहाँ पर स्टेट जो है डेट के अंदर है, पहले से स्टेट के ऊपर काफ़ी उधार है। तो यहाँ पर ये कैसे इस चीज़ को मैनेज करेगा, कैसे इस चीज़ को अफोर्ड करेगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैमिलीज, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इस पूरे एरिया में लगभग आपको 30,000 फैमिलीज़ देखने को मिलेंगी। अब जब इस प्रोजेक्ट को अच्छे से लगाएंगे तो उन 30,000 फैमिलीज़ को भी हटाना पड़ेगा, ये अपने आप में दूसरा सबसे बड़ा इशू है। तीसरा इकोलॉजिकल डैमेज देखने को मिलेगा। हम लोग बात करते हैं अभी किस चीज़ को लेकर, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने को लेकर, बट अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैडी फील्ड्स, हिल्स, यानी कि बहुत सारे पहाड़ देखने को मिलेंगे, एरिया देखने को मिलेंगे, खेती बाड़ी बहुत सारी चलती है वहाँ पर, बहुत सारी झील देखने को मिलेंगी, वो सब यहाँ पर बर्बाद हो जाएंगी। तो इकोलॉजिकल डैमेज भी बहुत ज़्यादा होने वाला है, ये भी यहाँ पर इसके अंदर मेंशन किया गया। तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट मैंने आपको बता दिया क्या है।
ठीक है, इसका फीचर क्या है, इसको लेकर मुद्दा क्यों उठ रहा है, प्लस प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। प्रोटेस्ट कैसे बढ़ रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं जो कि बीच रास्ते में उनको हटाया जाएगा, प्लस पैसे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको हर पहलू बता दिया, इसके फीचर्स प्लस यहाँ पर लॉसेस क्या हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बात करता है ट्रबल्ड वाटर्स को लेकर। अगर हम लोग देखें तो इंडिया श्रीलंका दोनों के बीच के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन किया गया। इंडिया श्रीलंका के बीच में जब हम रिलेशन डिस्कस करते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ा इशू आता है, वो आता है फिशरमैन इशू, मछुआरों वाला इशू। क्यों? क्योंकि हुआ क्या, न्यूज़ क्या है, लेटेस्ट डेवलपमेंट में ये हुआ है कि श्रीलंका की नेवी ने लगभग 22 मछुआरे जो कि भारत से बिलोंग करते हैं उनको अरेस्ट कर लिया है वेडनेसडे में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया लगभग ऑलरेडी 29 फिशरमैन है 29 फिशरमैन ऑलरेडी कस्टडी में है श्रीलंका के अंदर। तो अब यहाँ पर 29 फिशरमैन कस्टडी में थे, 22 को और अरेस्ट कर लिया। तो श्रीलंकन नेवी ये काम कर रही है। और तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन, इन्होंने ये मुद्दा उठाया। इन्होंने बोला हमारे मछुआरे अरेस्टेड हैं श्रीलंका के अंदर, और इस चीज़ को देखते हुए एक लेटर लिखा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब को कुछ दिन पहले, और उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर इन लोगों को रिलीज़ करवाया जाए, इनको छुटवाया जाए। ठीक है, हुआ क्या यहाँ पर, देखो मुद्दा ये देखने को मिलता है ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में ना। इस मछुआरों का जो विवाद है इसको लेकर बहुत सारे विवाद मतलब डिस्प्यूट देखने को मिलेंगे। वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। पहले इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है हम लोग इसको समझते हैं। देखो इंडिया और श्रीलंका दोनों के जो मछुआरे हैं वो मछली मतलब पकड़ते हैं कहाँ से, पाक बे वाले एरिया से। अगर हम लोग इसको मैप में देखें तो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक सेकंड में आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आपको ये मैप देखने को मिलेगा इंडिया और श्रीलंका का। ठीक है, अब जब इंडिया और श्रीलंका का मैप देखोगे, ऊपर आपको भारत देखने को मिलेगा, नीचे श्रीलंका, बीच में आपको यहाँ पर ये एरिया देखने को मिलेगा, और यहाँ पर है पाक बे वाला एरिया, और इधर ये गल्फ ऑफ मन्नर हुआ, इधर ये पाक स्ट्रेट पूरा देखने को मिलेगा। तो ये गल्फ ऑफ मन्नर हुआ, सॉरी ये पाक बे हुआ। होता क्या है, तमिलनाडु के जो बहुत सारे फिशरमैन हैं इधर मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, फिशिंग करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उसी फिश को बेचकर वो फिर पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, आगे आते आते, क्योंकि इधर की टाइम पर ना इस वाले एरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आज के टाइम पर सोर्सेज बहुत कम हो चुके हैं, बहुत कम मछलियाँ बची हैं। तो ये यहाँ पर मान लो, सपोज कर लो, जो रेड वाली लाइन है ये एक इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है। इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री का मतलब इसके इधर वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पर श्रीलंका के अंदर है, इसके इधर वाला हिस्सा इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको देखें तो तमिलनाडु के जो बहुत सारे मछुआरे हैं वो यहाँ पर फिशिंग करते करते इस इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस करके श्रीलंका की टेरिटरी के अंदर एंटर कर जाते हैं। श्रीलंका की टेरिटरी में आ गए तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर श्रीलंकन जो नेवी यहाँ पर दस्तक मार रही होती है, वो श्रीलंकन नेवी उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है, उन मछुआरों को अरेस्ट कर लेती है। जैसा अभी हुआ, अभी 22 फिशरमैन यहाँ पर फिशिंग कर रहे थे, श्रीलंका की नेवी आई, इन्होंने यहाँ पर इन 22 फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया, और जो पहले भी अरेस्ट करके आज के टाइम पर श्रीलंका की कस्टडी में है उनको भी यहाँ पर इसी प्रकार के से अरेस्ट किया गया था। ठीक है, तो आई होप इतना तो आप लोग समझ गए इशू क्या है। तो इंडिया श्रीलंका के बीच में यहाँ पर पाक बे वाले एरिया में ये विवाद देखने को मिलता है। ये जो प्रॉब्लम है ये कब निकल कर आई, देखो प्रॉब्लम पहले तो नहीं थी, प्रॉब्लम जब आई जब एक मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ था। तो भारत और श्रीलंका ने एक एग्रीमेंट साइन किया था 1974 में, और वो मैरीटाइम एग्रीमेंट था कि अब हमारा हिस्सा डिवाइड हो गया है, हम ये जो लाइन है इसके इधर ये जो पानी होगा वो श्रीलंका की कैटेगरी में है, इसके इधर का पानी जो होगा वो भारत की कैटेगरी के अंदर है। ठीक है, हालांकि 1974 का एग्रीमेंट हो तो गया था, लेकिन इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। यहाँ पर क्या हुआ, इसको यहाँ पर कोई नहीं लागू कर पाया, दोनों साइड पर यहाँ पर इस एग्रीमेंट का वॉल्यूशन होता रहा। ठीक है, तो यहाँ पर 1974 और 1976 की जो ट्रीटीज़ हैं ये साइन करी गई दोनों कंट्रीज़ में, ताकि हम लोग क्या कर सकें, एक मैरीटाइम बाउंड्री लाइन बना सकें। लेकिन अगेन यहाँ पर इस चीज़ को किसी ने फॉलो नहीं किया। ठीक है, जो यहाँ पर फिशिंग वगैरह तब भी हो रही थी एक दूसरे के टेरिटरी में, फिशरमैन को नहीं रोक पाए, कोई भी एग्रीमेंट नहीं रोक पाया, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये फिशिंग वाला इशू चलता रहा। लेकिन हुआ क्या, लगभग आप कह सकते हो कि इंडिया और श्रीलंका दोनों के यहाँ पर रिलेशंस थोड़े से ख़राब होते हैं। और एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो श्रीलंका है वो यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन उठाता है। ऑब्जेक्शन ये उठाता है कि जो भारत के बहुत सारे मछुआरे हैं वो श्रीलंका की टेरिटरी के अंदर आते हैं, श्रीलंका के समुद्र के पास आते हैं, और श्रीलंका की साइड से जो मछली है वो पकड़ के लेकर चले जाते हैं। तो ये अपने आप में यहाँ पर श्रीलंका को पसंद नहीं है, तो श्रीलंका ये मुद्दा उठाना चालू करता है, जिसको लेकर ये लगातार डिस्प्यूट्स देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर इसका कोई सोल्यूशन लाने के लिए इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप को सेट करने के लिए, बट कोई सोल्यूशन ऐसा आया नहीं है, कोई परमानेंट सोल्यूशन निकल कर नहीं आया। ठीक है, अब इन कंट्रीज़ के बीच में एक और सबसे बड़ा विवाद देखने को मिलता है, वो है कच्छातीवू आइलैंड इशू। कच्छातीवू आइलैंड इशू क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये वाला पिक्चर देखो आप, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि
एक सेकंड, ये वाला पिक्चर देखो, इसमें आपको तमिलनाडु ऊपर देखने को मिलेगा, नीचे श्रीलंका देखने को मिलेगा, बीच में एक छोटा सा आइलैंड है जिसको हम लोग कच्छातीवु आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो कच्छातीवु आइलैंड है ये बेसिकली पहले भारत का ही हुआ करता था, हम लोगों ने बाद में यहाँ पर ये श्रीलंका को दे दिया था, ठीक है। अब श्रीलंका को दे दिया तो होता क्या, यहाँ पर जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं ये फ़िशिंग करने जब आते हैं इधर, तो फ़िशिंग करने के बाद यहाँ पर रेस्ट करने लगते हैं, ठीक है। रेस्ट करते हैं, अपने नेट को सुलझाते हैं, नेट को सुखाते हैं, ये काम होता रहता है। तो इतनी देर में श्रीलंका की नेवी आकर इनको यहाँ से अरेस्ट करके ले जाती है। तो इसको लेकर भी काफ़ी प्रोटेस्ट होता है और कहा जाता है कि भाई यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा आइलैंड है ये तो भारत का था, और अभी मांग ये चलती है कि ये जो आइलैंड है श्रीलंका से वापस ले लिया जाए। ये यहाँ पर कच्छातीवु आइलैंड इशू देखने को मिलता है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रॉलर्स की। ट्रॉलर्स मतलब को होते हैं बॉटम ट्रॉलिंग। यहाँ पर जो इंडियन मछुआरे हैं ये लोग ट्रॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि श्रीलंका के अंदर ऑलरेडी बैन है। अब श्रीलंका के अंदर बैन है, भारत इसका यूज़ करता है, तो इसी वजह से यहाँ पर श्रीलंका इनको फिर से अरेस्ट कर लेता है। अब ट्रॉलर है क्या, तो आप यहाँ पर ये बोट देख पाओगे, इस बोट के अंदर किस प्रकार से मछली को पकड़ा गया है। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, ये देखो, मान लो ये बोट है, इस बोट के पीछे यहाँ पर एक जाल को बांधा गया। अब इस जाल को बांधने के बाद बोट आगे चलेगी, तो यहाँ पर इस जाल को भी आगे यहाँ पर ये चलेगा इसके साथ, तो मतलब जाल को खींचा जाएगा आगे आगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये एक फ़िशिंग करने का एक पुराना मेथड है, एक जुगाड़ू मेथड। तो इसमें क्या होगा, इस जाल के अंदर यहाँ पर जो मछलियाँ हैं वो फंसती हुई चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जाल के अंदर मछलियाँ तो फंसेंगी, लेकिन मछलियों के साथ साथ यहाँ पर और भी बहुत सारा एनवायरनमेंट बर्बाद हो जाएगा, खासकर जो मैरीन एनवायरनमेंट है। यहाँ पर जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स देखने को मिलेंगे, वो बहुत सारे जानवर और फंस जाएंगे, ठीक है, और ये बहुत सारी मछलियाँ फंस जाएंगी, तो ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस प्रकार से नज़र आता है जब यहाँ पर इस पूरे जाल के अंदर इन मछलियों को पकड़ा जाता है। तो श्रीलंका ने इसको बैन कर रखा है, अब इंडिया ने यहाँ पर चालू कर रखा है। तो यहाँ पर इस वाली टेरिटरी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे जो मछुआरे हैं वो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या करते हैं, इसी बॉटम ट्रॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से बहुत सारी मछलियाँ पकड़ कर ले जाते हैं। तो श्रीलंका ये विवाद उठाता है और श्रीलंका बोलता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं चलेगा। इसको लेकर यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है कि क्या यहाँ पर इशू देखने को मिल रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जो कि यहाँ पर मैंशनड है, मैंने आप लोगों को बता दिया। क्योंकि श्रीलंका ने हम लोग की अभी बहुत सारी बोट, जो बहुत सारी यहाँ पर बोट वगैरह हैं जिस पे यहाँ पर मछुआरे बोट जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, उन बोट को भी जब्त कर रखा है श्रीलंका ने। तो उसको छुटाने के बारे में चर्चा की गई है। कच्छातीवु आइलैंड का इशू क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद जॉइंट वर्किंग ग्रुप को सेटअप किया गया था ताकि हम लोग क्या कर सकें, बातचीत कर सकें, मैंने आपको बताया। लेकिन कोई प्रॉपर बातचीत यहाँ पर देखने को मिलती नहीं है, कितनी बातचीत हो गई लेकिन उसके बाद भी डिस्प्यूट्स यहाँ पर प्रॉपर ख़त्म हुए नहीं हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई। आई होप आप लोग को यहाँ पर बुरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ चुका है। कॉन्फ्लिक्ट लिखना कैसे है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। देखो एडिटोरियल्स के अंदर जो आर्टिकल्स हैं वो हमेशा यहाँ पर कवर होते रहेंगे। जैसे कि अभी मान लो ये डिस्प्यूट्स हैं, ये डिस्प्यूट के ऊपर आर्टिकल हमेशा आते रहेंगे, ठीक है, ऑथर यहाँ पर लिखते रहेंगे। लेकिन क्या है, आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट्स तैयार करके रखना है, एक स्पेसिफिक इशू को तैयार करके रखना है, जो कि मैं आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड करवा देता हूँ एग्जैक्टली, ताकि आप लोग चीज़ों को नोट डाउन करके रखो, कुछ इशूज़ के ऊपर स्टैटिक पॉइंट्स बनाकर रखो। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 1 आवर के लिए अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर आपको इतना कष्ट कर रहा है कि उठकर डाउनलोड कर लेना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप इसको रख लोगे अपने पास तो सही रहेगा। इससे क्या होगा कि जो पीडीएफ वाला इशू वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, जो पॉइंट्स वाला इशू, क्योंकि आपको पता होगा कंटेंट को लेकर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं वो कंटेंट अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। सेपरेट बेसिस पर मैं उस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम पर उसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा, ठीक है। तो सैटरडे था और आपको पता होगा डेली बेसिस पर इस ऑनलाइन एडिशन के अंदर टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट का पेज भी आता है, बट सैटरडे में वो टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं आता है, इस वजह से यहाँ पर वो भी आज नहीं डिस्कस किया। देन उसके बाद हमने जो क्वेश्चन लिया था उसका आंसर लेते हैं। 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था स्टार्टिंग में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के पास में आपको कौन सा एरिया देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर सुमात्रा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मैप में जब आप देखोगे तो सुमात्रा बहुत ज़्यादा पास में है ग्रेट निकोबार के, ठीक है, तो ध्यान रखना इसके बारे में। तो ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर। नाउ आज वीडियो काफ़ी छोटा सा हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, काफ़ी छोटा सा तो नहीं, मतलब फिर भी ठीक ठाक है, 1 घंटे का है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो कवर हो चुके हैं। बट इंडिया श्रीलंका का जो डिस्प्यूट है वो प्लीज़ जाकर देख लेना। हाँ, एक चीज़ और, अच्छा वो मुझे याद आ गया, ठीक है, ये वाला आर्टिकल भी कवर किया गया था, ठीक है। क्या हुआ था, अभी देखो जो डिस्प्यूट स्टार्ट हुए हैं इसमें व्लादिमीर पुतिन और मोदी जी की यहाँ पर फ़ोन कॉल हुई है, 25 मिनट्स तक यहाँ पर बातचीत हुई है, जहाँ पर डायरेक्टली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि ये जो वॉर है इसको रोक दी जाए, ठीक है, तुरंत यहाँ पर वॉर रोक दी जाए तो यहाँ पर सही रहेगा। तो अभी तुरंत यहाँ पर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, कल ये आर्टिकल पब्लिश हुए थे, तो इसके ऊपर थंबनेल बनाया गया था
तो उसी की वजह से मैंने ये आर्टिकल रखा है। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल, मतलब इसी यूक्रेन और रशिया के डिस्प्यूट में ये आर्टिकल मेंशन भी था, शायद मैं यहाँ पर कवर करना भूल गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, चलो मैंने यहाँ पर बता दिया कि दोनों के, क्योंकि ये थंबनेल था यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग ढूंढेंगे थंबनेल वाली खबर कहाँ है, तो थंबनेल वाली खबर यहाँ पर है। दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली यहाँ पर वॉर रोकने के लिए बोला है, और साथ साथ बोला है कि चलो बैठकर निगोशिएशन होगा, बैठकर डिस्कशन होगा, डिस्कशन करेंगे, डायलॉग यहाँ पर होगा, बैठकर आपस में कंट्रीज बातचीत करेंगी, तो बातचीत करने के बाद हम लोग चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। फिर लास्ट में प्राइम मिनिस्टर ने एक चीज़ और ये बोली कि देखो भारत के भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, भारत के बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उनकी सेफ्टी के ऊपर भी हम लोग को ध्यान रखना है यूक्रेन में, ठीक है, तो इसको लेकर वॉर रोक देनी चाहिए। क्लियर हुआ ना? इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।